मोदनवाल अभी छो के उठ गई है ना, छुआ छो के उठ गई है मेरी बाबू। मीठी मोदनवाल बोलो हाय हाय हाय। अभी बोली थी ना हाय। हाँ मीठी मीठी बेबी। हंस दो थोड़ा सा, थोड़ा। अरे वाह थोड़ा सा हंस दो बाबू, थोड़ा सा हंस दो। ऐसी जी बिटिया रानी, थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करो उसको, थोड़ा सा हंस दो। आज फिर से मैंने दूध भात बनाया है। इसको हम लोग जबरा कहते हैं, पर मैं दूध भात इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। और आज मैंने चटनी भी बनाया है, टमाटर धनिया लहसुन मिर्च अदरक की चटनी। इसकी रेसिपी मैंने पहले के वीडियो में शेयर की है, उसमें मैंने थंबनेल लगाया है दूध भात का और लिट्टी चोखा का। आप वहाँ जाकर देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार बना लेंगे ना तो पूरी ठंडी बनाएंगे खाएंगे, और बहुत ईजी भी है। जो हम लोग दाल और चावल की खिचड़ी बनाते हैं उससे आधे समय में बन जाता है ये, और उससे दुगना ज्यादा टेस्टी लगता है। मीठी अभी अपने बिस्तर पे नहीं है, गई है उस कमरे में। कितना सारा उसका सामान है देखिए, ये सारा जगह बिल्कुल खाली रहता था, लेकिन जब से वो आई है उसका पैम्पर्स का पैकेट, सारा उसकी मम्मी का बैग, उसका कपड़ा, उसी का सारा कपड़ा वपड़ा सब फैला हुआ है। उसका बिस्तर भी मैं नहीं समेटती, क्योंकि वो आएगी बस उसको सोने के लिए चाहिए तो सही करके दीदी सुला देती है। सब मैंने कल हटा के रख दिया था झोले में भर, और के ये सारा स्वेटर ये सब बिस्तर सही कर दिया था, पर तुरंत वो आएगी ना तो दीदी भी सो जाती है उसी के साथ, इसलिए मैंने नहीं हटाया। आज मैंने जो दूध भात बनाया है ना, नए चावल का बनाया है, इसलिए बहुत मीठा मीठा लग रहा खाने में। और आप लोग बनाइएगा ना तो इसमें चटनी को जैसे मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करके मत खाइएगा, कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। बल्कि आप एक चम्मच इसको खाइए फिर चटनी को लेकर खाइए, तब टेस्ट मिलेगा। मिक्स करने से ये खुद इतना मीठा मीठा रहता है, क्योंकि इसमें नमक कम पड़ता है। जितना आप तेज नमक खाते हैं उससे थोड़ा कम ही इसमें पड़ता है। और दूध 2-3 ग्लास मैंने डाला है, तो इसलिए ये बिल्कुल मिठास रहता है, और मिठास ही अच्छा लगता है। इसमें चटनी मिक्स करने के बाद इसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसलिए पहले 1 चम्मच इसको खाइए, फिर थोड़ी सी चटनी को लेकर खाइए, तब अच्छा लगेगा। वरना कुछ लोग तो चटनी बनाते ही नहीं हैं। मैं भी 1-2 बार बनाई हूँ ना, मैंने चटनी बनाया ही नहीं, पर इस बार था टमाटर धनिया सब कुछ था तो मैंने बना दिया। इसके पहले भी मैं एक ब्लॉग बनाकर डाल चुकी हूँ एक्ने पिंपल के बारे में, जिसमें मैंने बताया है अपनी जर्नी को। अभी टाइम की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं पूरा ख़त्म कर दूँगी। मतलब मेरे फेस से सारे एक्ने पिंपल्स कैसे ख़त्म हुए वो सारा मैं बता डालूँगी। और मुझे पता है कि उस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जिनके फेस पर अगर बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल अभी तक हैं, तो मैं दावा करती हूँ कि 1 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी इतने सालों से झेल रही थी। 1 साल के अंदर ही मेरे सारे ठीक हो गए। होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम होते ही नहीं, अब होते हैं पर ठीक हो जाते हैं। जो एक भरे भरे रहते हैं पूरे सारी साइड, गाल पर, इधर चिन पर, फोरहेड पर, वो अब मुझे नहीं होते। तो मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, पर इसके बाद जो वीडियो आएगी मैं कैसे भी कर पूरे प्रोडक्ट के साथ जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी मैं सारा उसमें बताकर ख़त्म करूँगी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपके फेस पर नहीं है एक्ने पिंपल तो जिनके फेस पर हैं उनको शेयर करिएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने किसी भी डॉक्टर से कोई दवाई नहीं ली, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं नहीं गई, मैंने खुद से ही सही किया। और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अच्छी क्रीम सनस्क्रीन ये सब लगाकर ख़त्म किया। मैं जो बताऊँगी उसमें आप देखिएगा कि आखिर कैसे कैसे एक्ने को मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी और ठीक हो नहीं रहे थे, फिर एक साथ कैसे हो गए, और फिर 1 साल के अंदर ही मेरा फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन कैसे हो गया। अभी भी देखिए मेरे फेस पर कोई एक्टिव एक्ने पिंपल नहीं है। अभी अचानक से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो नहा रही थी, उनको नहाने में लेट हो जाता है, या कहिए कि वो लेट कर देती हैं, और अचानक से उनका सांस फूलने लगा। बिल्कुल उनकी सांस ही नहीं ऊपर चढ़ रही थी। इसी कमरे में यहाँ बेड पर थी वो। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके पैर में तेल हम लोगों ने मला, उनकी सेकाई की, थोड़ा बहुत राहत हुआ, पर हॉस्पिटल ले गए हैं। वहां पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। कोचिंग भी बंद कर दिया है मैंने। मेरे कोचिंग का टाइम हो ही गया था। सारे बच्चों को कॉल कर करके मैंने मना किया, और बच्चों का एग्जाम चल रहा है इस वक्त, तो कोचिंग में पढ़ाना उनको बहुत जरूरी था। भले ऐसे कोचिंग बंद कर दूं, पर एग्जाम के टाइम थोड़ा सा होता है कि बच्चों को एग्जाम के टाइम तैयारी करवाना 1 घंटे 2 घंटे ही सही जरूरी होता है। पर मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगेगा पढ़ाने में। मेरे घर के नीचे ही कोचिंग है, पर
अभी घर में है नहीं कोई, सब लोग लेकर गए हैं। बस दीदी है, उसका बेबी है, मैं हूँ। वो तो कहिए कि दीदी थी तो थोड़ा सा उसने हैंडल कर लिया, वरना अकेले मैं रहती तो क्या करती। मैंने केतली में चाय बनाकर दिया था उनको, देखिए चाय इसी तरह रखा हुआ है, पी नहीं वो। इसी तेल को हम लोग मल रहे थे उनके हाथ पैर में, इसमें अजवाइन ये सब डालकर मम्मी ने बनाया था दीदी के बाबू को मलने के लिए। पानी दिया पीने के लिए, वो भी उनके गले से नहीं उतर रहा था। सब फैला हुआ है सामान। अभी मेरा भाई, तुरंत ही मेरा भाई जाकर सेम के पत्ते ले आया, इसको तोड़कर उबालकर पीने से थोड़ा राहत मिलता है ना। पर वो कुछ खा पी ही नहीं पा रही हैं तो कैसे फिर पियेंगी। यहाँ लकड़ियाँ लेकर आया था जलाने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं थी तो बिना लाइट का हम लोगों का रूम हीटर नहीं जलता है इन्वर्टर से, तो इसलिए लकड़ी लाकर वो बोरसी में जलाया था। पूरे कमरे में अभी धुआं धुआं भरा हुआ है। मैंने आज खाने में जबरा बनाया था, मैंने खा लिया, दीदी ने खा लिया, बाकी किसी ने नहीं खाया। मेरा छोटा वाला भाई नहा धोकर खाने ही वाला था, तभी अचानक से तबीयत खराब हो गई। मैं और मेरी ताई जी दोनों लोग गए थे मम्मी को देखने। मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक है, उनका चेकअप हुआ है, सब कुछ ठीक निकला है, उनका शुगर भी ठीक है, बस उनका बीपी थोड़ा सा हाई है। और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उठकर 2 बिस्किट खाया, पानी पी थोड़ा सा, ये सब देखकर अच्छा लगा। पर उनको डॉक्टर ने बोला है ईसीजी चेकअप के लिए, जो कि यहाँ जहाँ हॉस्पिटल में वो थी वहाँ पर नहीं होता, तो उनको लेकर बनारस गए हैं। हम लोग चुनार में रहते हैं, यहाँ के हॉस्पिटल में उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है, तो जो अगर कोई बड़ा चेकअप है तो उसके लिए बनारस जाना होता है। बनारस यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पर है। तो वो लोग गए हैं, अगर चेकअप हो गया तो रात में ही आएंगे, नहीं तो फिर सुबह आएंगे। बस छोटा वाला भाई घर पर है, बड़ा वाला भाई और पापा दोनों लोग एम्बुलेंस से लेकर उनको गए हैं। मेरी मम्मी को एम्बुलेंस से बहुत डर लगता है। जब वो घर में रहती थी, एम्बुलेंस इधर से हॉर्न बजाते हुए जाता था तो कहती थी कि ये आवाज़ सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगता है। आज वो कैसे एम्बुलेंस में लेट कर गई है। हमारे मन का जो डर होता है ना, उसे कभी न कभी जिंदगी में फेस करना ही पड़ता है। ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे जिन जिन चीज़ों से डर लगता है ना, कभी न कभी मैं उसको फेस जरूर करती हूँ। मैं बस इतना सीख रही हूँ इन सारी चीज़ों से कि कुछ भी हो जाए, कुछ खो जाए, मतलब अगर अपने मन का कहीं काम ना भी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमारे मन का नहीं होता, बहुत हम लोग घबराने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, सब फालतू है। सबसे बड़ी चीज़ है घर के हर एक इंसान का सुरक्षित रहना। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी पैसा है, घर है, कोई बात ही है जो नहीं मानी जा रही, सब बेकार है। हर चीज़ में शांत हो जाना चाहिए। मैं तो यही सीख रही हूँ। बस सबसे ज़रूरी चीज़ है घर के हर एक मेंबर का सुरक्षित रहना। मैं भगवान से जब भी मांगती हूँ, मैं बस यही मांगती हूँ कि मेरी फैमिली के हर एक मेंबर को और बाकी सब की फैमिली के हर एक मेंबर को सुरक्षित रखिए। बाकी मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, कभी नहीं। मुझे जो पाना होगा, जो बनाना होगा, जो चाहिए होगा, मेरी अगर क्षमता होगी तो मैं उसको हासिल कर लूँगी। लेकिन मुझे इस चीज़ के अलावा भगवान से कभी कुछ नहीं चाहिए।